हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सेमेस्टर के मेन एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम टेबल और डायग्राम दोनों की मदद लेंगे। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये डायग्राम, इसे हमने लिया हुआ है रॉज एंड विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन हेल्थ एंड इलनेस। तो वो डायग्राम का रेफरेंस मैंने आपको दे दिया और इसको मैं समझाने वाला हूँ एक टेबल की सहायता से। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल को समझेंगे। इस टेबल को समझने के बाद हम इस डायग्राम को भी समझेंगे, ताकि अगर आपने उस टेबल को समझा है तो ये डायग्राम आपके उस अंडरस्टैंडिंग को, जिसे आपने आराम से समझा है, वो हमेशा के लिए आपको फिक्स कर देगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बिना डायग्राम के आपका आंसर सही होते हुए भी सही नहीं कहलाया जाएगा इथिकली। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डायग्राम बनाने चाहिए आपके क्वेश्चन के आंसर में, अगर आपसे पूछा है तो भी और नहीं पूछा है तो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमें देखना है डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में आप स्टडी करने वाले हो उसका पोजीशन क्या है, और अगर आप बात करते हो स्ट्रक्चर की तो वो दिखने में कैसा है, और अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका मतलब होता है इट इज़ अ ग्रुप, समूह। जैसे अगर किसी कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करोगे तो उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं। उसमें सेक्रेटरी से लेकर के प्रिंसिपल से लेकर के एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, मतलब एक साथ बोल दिया जाए तो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट। तो ये अलग अलग कंपोनेंट आपस में मिलकर के ही एक कॉलेज बनाते हैं। बिना स्टूडेंट के कॉलेज का कोई सेंस नहीं है, बिना टीचिंग स्टाफ के कोई सेंस नहीं कहलाएगा कॉलेज का। सो अलग अलग चीज़ें आपस में मिल करके एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं, तब जाकर के वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। वैसे ही हमारी बॉडी का जो बनना है, विकास है, वो अलग अलग तरीके के लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर इन सब से मिलकर के बना है। और बड़ा इत्तेफाक देखिए कि जो सारे स्ट्रक्चर हैं वो आपस में एकदम हार्मोनाइजेशन वे में काम करते हैं। ऐसा एक कभी नहीं कहता कि तुम अलग काम करो, मैं अलग काम करूंगा, मैं तुम्हारे काम में सपोर्ट नहीं करूंगा। ऐसा कभी होता नहीं है, और ऐसा होता है तो फिर वो कभी बचता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्रक्चर लेवल को। तो इसको 6 अलग अलग लेवल में क्लासीफाई किया गया है हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को। पहला है केमिकल लेवल, दूसरा है आपका सेलुलर लेवल, तीसरा है टिश्यू लेवल, चौथा है ऑर्गन लेवल, पांचवा है सिस्टम लेवल, और आखिरी हमारा छठवां है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वह ऑर्गेनिज्म के ऊपर लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केमिकल लेवल की। एज इट्स नेम इंडिकेट, केमिकल लेवल मतलब जब कभी भी हमारे शरीर के स्ट्रक्चर की संरचना होती है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर की संरचना होती है तो उसमें बेसिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो बेसिक मॉलिक्यूल होते हैं वो केमिकल लेवल पे आकर के जुड़ते हैं। सो द केमिकल लेवल इंक्लूड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जो भी मैटर हैं इन सब के स्मॉलेस्ट यूनिट को जोड़ करके बनाए जाते हैं, और मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एटम। सबसे छोटा पार्ट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम। जैसे एग्जांपल की अगर आप बात करते हो एटम का, तो उसमें कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। और इन केमिकल्स को अगर हम जोड़ देते हैं आपस में, इन एटम्स को अगर हम जोड़ते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्म में, तो हम उनको जोड़ करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। सो ये मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे? एग्जाम्पल की बात कर लो, ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो है C6H12O6। यानी कि इसमें किन किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और ये तीनों अलग अलग अगर आप बोलोगे तो ये एटम है, और तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा मॉलिक्यूल है। तो स्टार्टिंग लेवल में केमिकल की बात करें तो मॉलिक्यूल आपस में कई सारे फंक्शन को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं, बनते हैं एटम को जोड़ जोड़ कर। तो ये हो गया हमारा केमिकल लेवल। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी हैं। आपने तो पढ़ा हुआ होगा सेल का स्ट्रक्चर, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे के यूनिट में हम तो कवर करेंगे ही करेंगे। इसके बाद केमिकल लेवल को जोड़ करके हमारे पास आ जाता है सेलुलर लेवल। असल में लाइफ की शुरुआत इसी से समझा जा सकता है। सेल क्या होते हैं वो हम समझेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सेल। आपने देखा डिफरेंट एटम्स जुड़ करके मॉलिक्यूल बना लिए, वैसे ही अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक सेल बना लेते हैं। अब सेल का डेफिनेशन भी सुन लें। सेल एक ऐसा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूजफुल होता है, और इस टास्क को हम लोग बोल सकते हैं कि वाइटल एक्टिविटी की वो परफॉर्म करता है।
और यही वाइटल एक्टिविटी हमें जीवन जीने के लिए, हमारी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पार्ट प्ले करता है। तो सेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम्पल का अगर आप बात कर सकते हैं तो जो सेल हैं वो अपने लाइफ में जो बेसिक फंक्शन पूरा करते हैं उनमें इंक्लूड होता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का दो अलग अलग टाइप होगा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। बेसिकली इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट सकता है। फिर हम जब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की, तो यही छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जब हम प्रोटीन कंटेनिंग डाइट लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म में ये छोटे छोटे पार्ट अमाइनो एसिड में टूटते हैं, और जब ये प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी में तो ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड फिर से जुड़ करके प्रोटीन बना लेते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा है। मेटाबॉलिज्म के साथ साथ एसिमिलेशन का पार्ट आता है जो डाइजेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को अगर इंजेस्ट करते हैं, ओरल रूट से कंज्यूम करते हैं, तो वो पहले छोटे छोटे चूर्णों में टूट जाएगा, उसके अणु में टूट जाएंगे, फिर उनका एब्जॉर्प्शन होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जब कोई भी फूड हम लेते हैं तो उसमें से जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होगी ये हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो यूजलेस है, चाहे मेटाबोलाइट हैं जो मेटाबॉलिज्म के बाद बने हैं या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, उनको उनके स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से बॉडी से बाहर निकाल लिया जाएगा, उसको कहते हैं हम एक्सक्रीशन। और उसके बाद रिप्रोडक्शन है जो जीवों को नए जीव उत्पन्न करने की प्रवृत्ति को फैसिलिटेट करता है। फर्टिलाइजेशन से लेकर के oocyte डेवलपमेंट, oocyte से लेकर के फिर आगे रह करके कंप्लीट ओवम तक डेवलपमेंट होना, फिर से नए ऑफस्प्रिंग का डेवलप होना, ये सब सेल लेवल पे आ जाता है। फिर हम बात करते हैं टिश्यू लेवल की। टिश्यू लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सेल प्लस सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। सो याद रखिएगा टिश्यू किसे कहते हैं वो आपको पूछा जा सकता है मेन एग्जाम में एमसीक्यूज के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर, अलग अलग तरह के सेल होते हैं जो आपस में मिल करके काम करते हैं, और ये आपस में मिल करके ऐसे फंक्शन को पूरा करते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग आगे जाकर के फंक्शन को कोऑर्डिनेटेड वे में पूरा करने में मदद करेंगे। सो जब अलग अलग मिल करके एक साथ काम करते हैं यही तो कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेशन या तो आपका हार्मनी। ये अलग अलग टाइप के जो टिश्यू हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 4 टाइप के हमारे पास बेसिक टिश्यू होते हैं जिनके बारे में हम आने वाले यूनिट्स में पढ़ेंगे। पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, बेसिकली हमारे लिए स्ट्रक्चरल वाइज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर ब्लड आते हैं जो कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने पहुंचाने का काम करते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं मस्कुलर टिश्यू जो हमारे लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर बारी आती है नर्वस टिश्यू को जो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाने और ब्रेन से मैसेज टिश्यूज तक पहुंचाने में मदद करता है, यानी कि हमारे कोग्निटिव बिहेवियर को कंट्रोल फैसिलिटेट करने का काम करता है, वो टिश्यू कहलाते हैं नर्वस टिश्यू। इन सब के बारे में आने वाले यूनिट में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर बारी आ जाती है ऑर्गन लेवल की। ऑर्गन मतलब शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट, जैसे आपने सुना होगा लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट, ऐसे कई अलग पार्ट सुना है आप लोगों ने, तो ऑर्गन है वो। तो ऑर्गन कैसे बनता है हमने सबसे पहले देखा, वापस से थोड़ा सा रिकॉल करिए। अलग अलग एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल मिल करके सेल बनाए, सेल मिल करके टिश्यू बनाए। तो अब बारी आती है टिश्यूज़ की। तो डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, और ये ऑर्गन हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन को पूरा करने के लिए आपस में ग्रुप्ड हो जाते हैं। एक साथ ये ग्रुप में आकर के एक स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड टास्क को हमारी बॉडी में पूरा करने का काम करते हैं। जैसे स्टमक का काम हमारे डाइजेशन में फैसिलिटेट करना है, और स्टमक के बाद हार्ट, इसका काम हमारे बॉडी तक ब्लड को पहुंचाना है पंपिंग कर करके। इसके बाद लीवर है जो लीवर का काम हमारे बॉडी में लिए गए कंपोनेंट को मेटाबोलाइट करना है, डाइजेशन में भी मदद करता है। मेटाबॉलिज्म के बाद इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि बॉडी इसको यूज़ कर सके। किडनी का काम है अनवांटेड चीज़ों को ब्लड से प्योर करना, फिल्टर करना और उसे बॉडी से बाहर निकालना। सपोज ये हमारा ब्लड है जिसमें ब्लड में कुछ इंप्योरिटीज़ है, तो ये आगे जा करके इस इंप्योरिटी को किडनी अपने जो स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन, इनकी सहायता से फिल्टर करेगी, और फिल्टर करने के बाद इसे यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देगी। इस तरह से ब्लड आएगा और ब्लड इनमें से मूव करके चला जाएगा। तो ये हमारा ऑर्गन लेवल हो गया। अब ऑर्गन लेवल के बाद हम पहुंचते हैं सिस्टम लेवल पे, जो कि एक बेसिकली आखिरी स्टेज हम बोल सकते हैं, हालांकि एक स्टेज और आएगा बट उसके बाद कॉम्बिनेशन होता नहीं है। इस सिस्टम लेवल में हम क्या देखते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो अभी आपने देखा ना, स्टमक, हार्ट, लीवर, किडनी, अलग अलग पार्ट। तो ये अलग अलग पार्ट अगर ये कह दें कि भाई मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, लीवर कह दे कि मैं तेरे डाइजेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूं, हार्ट कह दे कि ब्लड के वेसल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, किडनी कहता है ब्लड के अंदर की इम्प्योरिटी को मैं क्यों फिल्टर करूं। अगर ऐसा हुआ
तो फिर तो कहानी कहीं की और पहुंच जाएगी। ऐसा केवल इंसान कर सकता है कि मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा अपना फ़ायदा देख करके। हमारी बॉडी के सिस्टम ऐसा नहीं करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन, ये पहला ऑर्गन अलग टाइप का, दूसरे टाइप का ऑर्गन, ये आपस में मिलकर के सिस्टम बनाते हैं। और सिस्टम जब तक सही नहीं बैठेगा वो काम नहीं करेगा। आपने देखा है ना, कई बार हम बात करते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हमारा वो सिस्टम पॉलिटिकल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या मेरा ये सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति वहाँ पर अच्छा या बुरा नहीं बन सकता। वो सिस्टम के अंदर अलग अलग तरीके के व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ पर अगर सब आपस में एक साथ एक मोटिव, एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम नहीं करेंगे तो काम होगा ही नहीं। तो ये हमारा सिस्टम का बेसिक मतलब आप समझ सकते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गन विद अ कॉमन फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर टू कन्वर्ट इनटू अ सिस्टम। और ये जो सिस्टम है फिर आगे जाकर के ह्यूमन बॉडी के निर्माण में, ह्यूमन बॉडी के परफॉर्मेंस में पूरा सहयोग करती है। और फिर ये जो बॉडी के सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। और ये जो सिस्टम है आपस में इंटरडिपेंडेंटली मैनर में काम करते हैं। ये हर बार यूज़ होगा इंटरडिपेंडेंटली, एक के ऊपर एक के ऊपर एक डिपेंड होते हैं। एक का काम गड़बड़ तो सामने वाले का दिक्कत हो जाएगा। और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को हमारी बॉडी में परफॉर्म करने में मदद करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन बोल लीजिए, डेजिग्नेटेड फंक्शन बोल लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। एग्जाम्पल की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सिस्टम पूरी तरह से हमारे फूड को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन को आप तक पहुंचाने का काम करता है। वैसे ही नर्वस सिस्टम कॉग्निशन का काम करता है कि भैया आपको सोचना है, विचारना है, कोई मैसेज आपके सेल में अगर आ रहा है तो उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना है, उस मैसेज के रिस्पॉन्स में क्या मैसेज भेजना है, क्या एक्टिविटी करना है, वो पूरा काम करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपके अस्तित्व को बचा के रखने में काम करता है। जब आप हैं तो आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी नई संतान आएगी, उनका जनरेशन बढ़ेगा, फिर उनके जनरेशन से उनका जनरेशन बढ़ेगा। तो आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी फैमिली को कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे सिस्टम इंपॉर्टेंट हैं। स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हम कैसे खड़े हो पाएंगे, हमारा मूवमेंट कैसे हो पाएगा, हमारी बॉडी को ढांचा कैसे दे पाएगा। मतलब ऐसा हो गया कि बिना बेस के हम रह पाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या कभी? नहीं, शायद क्या, इम्पॉसिबल है ऐसा होना। तो ये स्केलेटल सिस्टम बहुत ही जरूरी हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में सांस लेने को और सांस लेने के साथ साथ सांस छोड़ने को भी फैसिलिटेट करता है। अगर ये हमारा मेन लंग्स है मान लेते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन को लेने में मदद करेगा। और ये टिश्यू के अंदर से जो CO2 बना हुआ होगा, इस टिश्यू के अंदर से CO2 को बाहर निकालने में मदद करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इन सब चीज़ों में भी मदद करता है। सारे सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे सिस्टम मिल करके क्या बनाते हैं, फाइनली एक ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं, यानी कि इंसानों को बना देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल को बना लेते हैं। सो ऑर्गेनिज्म लेवल मतलब क्या होता है, ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शन टुगेदर एंड कॉन्स्टिट्यूट द टोटल ऑर्गेनिज्म। सारे फंक्शन मिलकर के ही एक ऑर्गेनिज्म को निर्माण करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, सभी मिलेंगे हमारी बॉडी में तब हम ह्यूमन बीइंग का बॉडी कहलाएगा, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के थ्योरी के बारे में। चलिए मैं आपको पहले सेक्शन पे ले चलता हूं जहां पे मैंने आपको इमेज दिखाने की कोशिश करी थी। इस इमेज से हम अब कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। और इस इमेज को मैंने लिया हुआ है रॉजन-विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन हेल्थ एंड इलनेस से। सो ऑल क्रेडिट फॉर दिस पर्टिकुलर इमेज गोज टू दिस पब्लिकेशन। और इसके ऊपर भी मैंने रिव्यू वीडियो डाली है, उसे भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक में से एक है। इसके डायग्राम भी बहुत ईजी हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इस पूरे डायग्राम का शुरुआत होता है एटम से। अगर आपने वो थ्योरी को नहीं पढ़ा हुआ होता ना तो समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। बाद में 2-3 बार मेहनत करते तो समझ में आ जाता। तो शुरुआत हो रही है हमारे एटम से, अलग अलग एटम से। मान लेते हैं ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो अलग अलग एटम्स मिल गए और अलग अलग एटम मिल करके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो मिल के बनाएंगे हमारे लिए केमिकल लेवल, यानी कि नाउ दिस इज द फर्स्ट एंट्री लेवल। ये हमारा हो गया फर्स्ट लेवल। इसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं केमिकल्स के वो आगे जाकर के जॉइन टुगेदर होंगे और ये बना लेंगे हमारी बॉडी के लिए सेल। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। और ये जो सेल है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। और उस सेल के आगे जब आपस में मिलेंगे तो ये जो सेल हैं वो क्या बना लेंगे, ये टिश्यू बना लेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप देख सको। ये टिश्यू बन गया। तो हमारा पहला स्टेज हो गया केमिकल स्टेज, दूसरा हो गया आपका सेलुलर स्टेज, तीसरा हो गया आपका टिश्यू। ये टिश्यू स्मूथ मसल की टिश्यू है एग्जाम्पल की अगर आप बात कर रहे हो तो आपस में मिल करके ये सेलुलर लेवल बनाते हैं। चलिए इनको हटा देते हैं, इससे डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ये सेल मिल करके क्या बना लिए, टिश्यू।
अब ये जो टिश्यू है वो अलग अलग जगह जुड़ जुड़ करके ऑर्गन स्पेसिफिकली क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे। तो यहाँ पे ये टिश्यू मिल करके बना लिया ऑर्गन, एग्जाम्पल के रूप में स्टमक। अब यहाँ पे अलग अलग टिश्यू के लेयर आप देख सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, स्मूथ मसल का टिश्यू है। टिश्यू के क्लासिफिकेशन हम तो बताए ही थे आपके, एपिथेलियल टिश्यू अलग हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू अलग हो सकता है, आपका स्केलेटल मसल्स के हिसाब से अलग हो सकते हैं, और आपके नर्व टिश्यूज़ के अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हमारे ऑर्गन लेवल है। ये अलग अलग ऑर्गन जब बन जाएंगे रेस्पेक्टिवली, तो फिर ये ऑर्गन आकर के सिस्टम बनाएगा। इसके अंदर का एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट पार्ट प्ले करते हैं, अलग अलग ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम को बनाएंगे। अभी आपने देखा ना, अलग अलग ऑर्गन की बात की थी। सो अलग अलग ऑर्गन मिल करके सिस्टम बना रहे हैं। कैसे? ये हमारा ओरल कैविटी है, माउथ है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है जो फूड पाइप का काम करता है प्रोपेल करने के लिए, यह स्टमक है जो फूड को पकड़ेगा, आगे जाके डाइजेशन में मदद करेगा, ये लीवर है, एलिमेंट्री किनाल है, तो ये लीवर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम सीक्रेट करेंगे जिसका काम डाइजेशन में भी होगा। इसके बाद पैनक्रियास है, डाइजेस्टिव जूस निकालेगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपके न्यूट्रिएंट या फिर आपके ड्रग का एब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। लार्ज इंटेस्टाइन केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन करके स्टूल की जो अपीयरेंस है, स्टेट है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। फाइनली जब सब ये हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, तो ये जो हमारा रेक्टम है वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगा। तो देखिए कई अलग अलग ऑर्गन मिलकर के एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करोगे तो अलग अलग पार्ट आ जाएगा, आपका लंग्स आ जाएगा, आपके अलग अलग एल्वेओलाई आ जाएंगे। वैसे ही अलग अलग सिस्टम आपस में मिलकर के एक ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन मिलकर के आपस में एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और फिर ये सिस्टम कंबाइंड रूप से एक जेनरेशन ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो पूरा साइकिल है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है समझना। और अगर आप मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और केवल थियोरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह के डायग्राम को नहीं एक्सप्लेन करते हैं, तो आंसर जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं माना जाएगा। दूसरों से अलग करना है तो आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना ही है। और इस डायग्राम में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसे आप खुद से पेन पेंसिल से डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये तो पूरे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, कोई कठिन है ही नहीं। और वैसे भी आने वाले समय में सेकेंड HAP में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर नोट्स आएगा, तो आपको ये डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा इस तरह का जो प्रेजेंटेशन है वो समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई क्वेश्चन है, कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा एक ऐप है सोल्यूशन फार्मेसी का, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप सारे वीडियो लेक्चर के स्क्रीनशॉट, नोट्स, ऑनलाइन MCQs, ऑफलाइन MCQs, मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर पेपर सब कुछ एक साथ देख सकते हैं। तो डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक यू अगेन एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।